Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. यह वीडियो करेक्ट दिस सेंटेंस बिफोर यू स्पीक के लिए है। इस वीडियो में हमने 15 सेंटेंसेस लिए हैं। 15th सेंटेंस यहाँ लिखा है लेकिन यह रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ भी लिख लिया है 15th सेंटेंस। तो इन 15 सेंटेंसेस को हमने लिया है। इन 15 सेंटेंसेस में कि प्रत्येक सेंटेंस में उनके किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच को दो दो ऑप्शन के साथ लिखा गया है। उसमें से एक ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है। हमें गलत ऑप्शन को बाहर करना है, मीन्स उसको रिजेक्ट करना है, एंड सही ऑप्शन को हमें चुनना है। तो इस विषय पर हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है और उस ऑप्शन को हम चुनें एंड गलत ऑप्शन को हम छोड़ दें। और आगे से आज जो हम ऑप्शन इनमें चुनते हैं और उस विषय पर जो डिस्कशन करते हैं, उस डिस्कशन के साथ ही आगे उन सेंटेंसेस को हम उस तरह से अपने यूज़ में लाएं। जब भी हम अंग्रेजी बोलें, लिखें या इंग्लिश यूज़ करें, तब हम उस फॉर्म को या उस डिस्कशन को हम ध्यान में रखें। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है एट द एंड। दूसरा ऑप्शन है इन द एंड आई गॉट एडमिशन इन पीजी कॉलेज। तो यहाँ पर देखिए, वन ऑप्शन इज एट द एंड एंड द सेकंड ऑप्शन इज इन द एंड। तो यहाँ पर एट द एंड का जो ऑप्शन है वो हमेशा किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट द एंड यूज़ किया जाता है। मतलब किसी टाइम के किसी पॉइंट पर कुछ हुआ तो किसी पॉइंट के लिए एट द एंड यूज़ किया जाता है। एंड यूजुअली ये ऑफ के साथ यूज़ किया जाता है, जैसे एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, एट द एंड ऑफ द लाइन, एट द एंड ऑफ द एट द एंड ऑफ द at the end of the program and at the end of the line, at the end of the line। तो इस तरह से हम यहाँ of के साथ इसको हम यूज़ करते हैं। एंड in the end का मतलब होता है eventually, अंत में। तो इसलिए यहाँ जो हम कहना चाहते हैं वो eventually कहना चाहते हैं, लेकिन at the पॉइंट ऑफ टाइम नहीं कहना चाहते। तो इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम के बजाय इन द एंड मीन्स इवेंचुअली हम कहना चाहते हैं। तो इन द सेंस ऑफ इवेंचुअली, इन द एंड एक्सप्रेशन इज राइट एक्सप्रेशन विद दिस सेंटेंस। इन द एंड आई गॉट एडमिशन इन पीजी कॉलेज। इस तरह से ये सेंटेंस सही हो जाता है। दूसरा सेंटेंस है इन द एंड। अब यहाँ इन द एंड था, यहाँ इन द एंड फाइनली let me thank everyone for attending the meeting। अब यहाँ पर हम finally और in the end, जैसा कि in the end मैंने बताया कि in the end हमेशा eventually के सेंस में हमेशा यूज़ किया जाता है। एंड फाइनली का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस, मतलब फाइनली का जो यूज़ किया जाता है वो टू इंट्रोड्यूस अ कंक्लूडिंग पॉइंट इन अ डिस्कशन और अ स्पीच। किसी डिस्कशन या फिर किसी स्पीच में कंक्लूडिंग पॉइंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए फाइनली का यूज़ किया जाता है। एंड फाइनली का मतलब भी है कहीं ना कहीं कि समथिंग हैज़ हैपन्ड आफ्टर अ लॉन्ग वेट। तो यहाँ जो फाइनली का टू इंट्रोड्यूस कंक्लूडिंग पॉइंट्स के लिए जो यूज़ किया जाता है उसका भी मतलब यही है दैट इतने इंतज़ार के बाद हम इस पॉइंट पर पहुंच गए हैं। तो इसलिए ये फाइनल कंक्लूडिंग पॉइंट है। फाइनल कंक्लूडिंग पॉइंट के लिए हम यहाँ फाइनली यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर फाइनली यूज़ होगा, यहाँ इवेंचुअली यूज़ नहीं होगा। तो इन द सेंस ऑफ फाइनली, ये फाइनली ही वर्ड यहाँ पर यूज़ होगा। फाइनली लेट मी थैंक एवरीवन फॉर अटेंडिंग द मीटिंग। इन द एंड यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। इन द एंड का मतलब इवेंचुअली होता है, मतलब अंत में। थर्ड सेंटेंस इज फाइनली एट लास्ट द बस इज कमिंग, वी आर सो रिलीव्ड। यहाँ पर फिर देखिए, जैसा कि मैंने अभी फाइनली के विषय में कहा था, फाइनली का यूज़ होता है इन द एंड, मतलब आफ्टर अ लॉन्ग वेट समथिंग हैज़ हैपन्ड। मतलब एक लंबे इंतज़ार के बाद कोई चीज़ हो गई है मतलब दैट हैज़ फिनिश्ड, वो ख़त्म हो गई है। यानी वो कह तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में रहे लेकिन वास्तव में वो पास्ट हो गई है। तो उस चीज़ के लिए हम फाइनली यूज़ करते हैं। लेकिन
एट लास्ट जो है वो प्रेजेंट एक्सपीरियंस के लिए यूज़ किया जाता है, जो अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है। तो एट लास्ट यहाँ पर चूँकि प्रेजेंट एक्सपीरियंस के लिए एट लास्ट यूज़ किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर एट लास्ट का हम चुनाव करेंगे। एट लास्ट द बस इज़ कमिंग, वी आर सो रिलीव्ड। यहाँ पर ये मैंने नहीं लगाया है आज क्रॉस का साइन, तो यहाँ पे ये क्रॉस हो जाएगा। इन दी एंड ये राइट हो जाएगा। इसी तरह से इन दी एंड ये यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। फाइनली यहाँ पर राइट हो जाएगा। एंड यहाँ पर फाइनली हम इसको छोड़ रहे हैं। एंड एट लास्ट वी आर चूजिंग, तो एट लास्ट इज द राइट ऑप्शन हियर। और एट लास्ट द बस इज कमिंग, वी आर सो रिलीव्ड, ये फाइनल एक्सप्रेशन होगा और यही इसका फाइनल सेंटेंस होगा। फोर्थ सेंटेंस इज एट लास्ट, लास्टली I'll talk about the social responsibility department। यह देखिए, यह पढ़ने से I'll talk about the social responsibility department, इसको सेंटेंस को पढ़ने से ही यह लग रहा है कि या तो यह सेंटेंस किसी स्पीच का हिस्सा है या फिर यह सेंटेंस किसी ऐसे का हिस्सा है। तो जब ऐसे और स्पीच में जब हम यूज़ करते हैं इस तरह से, तो लास्टली या फिर फाइनली यूज़ करते हैं। एट लास्ट हम कभी भी यूज़ नहीं करते। किसी भी स्पीच को फाइनली कंक्लूड करते समय या फिर ऐसे को कंक्लूड करते समय हम यहाँ लास्टली या फाइनली वर्ड यूज़ करते हैं, तो इसलिए यह लास्टली वर्ड आया है, तो लास्टली इज़ द करेक्ट यूज़। लेकिन एट लास्ट हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, तो इसलिए लास्टली आई विल टॉक अबाउट, ये सेंटेंस लास्टली को लेकर के सही है। एट लास्ट इज रॉन्ग एप्लीकेशन एंड लास्टली इज राइट एप्लीकेशन हियर। एंड देन फिफ्थ पॉइंट, इन फिफ्थ सेंटेंस, सॉरी, आई विल सी यू आफ्टर अ वीक और इन अ वीक्स टाइम। तो यहाँ पर देखिए, I'll see you after a week और in a week's time। तो यहाँ पर जब हम फ्यूचर के लिए जब हम बात करते हैं, तो फ्यूचर के लिए हम मतलब फ्यूचर में कितना टाइम लगेगा, कोई काम होने में कितना टाइम लगेगा, अब से लेकर के जब काम खत्म होगा तब तक कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक। तो उसके लिए हम इन प्लस इन डॉट 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 टाइम का यूज़ करते हैं। इन डॉट 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 टाइम का मतलब क्या है, यहाँ पर इन और यहाँ टाइम, और जो भी टाइम लगेगा तो यहाँ हमने अपोस्ट्रोफी के साथ कह दिया, सॉरी, इन अ वीक्स टाइम। हम इन अ वीक्स टाइम, इन अ मंथ्स टाइम, इन अ डेज टाइम, इन अ ईयर्स टाइम, ऐसे हम कह सकते हैं। तो जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर की बात करने के लिए इन डॉट 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 इस तरह से टाइम का यूज़ करते हैं, तब हम यहाँ पर इस तरह से आफ्टर अ वीक का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसलिए इन अ वीक्स टाइम इज़ द राइट ऑप्शन। फिर से ध्यान रखिए कि फ्यूचर की बात करते समय कभी भी फ्यूचर के लिए हम किसी टाइम की बात कर रहे हैं तो उसके लिए मतलब अब से लेकर के जब हम बात कर रहे हैं तब से लेकर आगे कितना टाइम लगेगा, तो उसके लिए हम इन डॉट 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 टाइम की बात करें। डॉट डॉट में क्या आता है, ये अ वीक्स आ जाता है, अ मंथ्स आ जाता है, ईयर्स आ जाता है, इस तरह से लेकर के हम यहाँ टाइम लिखते हैं। तो इन अ वीक्स टाइम, इस तरह से ये सेंटेंस आई विल सी यू इन अ वीक्स टाइम, यह बात इस तरह से यह सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। एंड सिक्स्थ सेंटेंस हम लेते हैं। सिक्स्थ सेंटेंस में आई एम, एक तो आई एम, दूसरा आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 hours नाउ। तो यहाँ पर देखिए फॉर आया है, फॉर सजेस्ट दैट ये ड्यूरेशन को दिखाता है, यानी पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है, यानी लेंथ ऑफ द टाइम को दिखाता है, यानी पास्ट में ये काम शुरू हुआ और अब तक भी ये काम कंटिन्यू है। तो सीधी सी बात है, इट इज़ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इट टेल्स अबाउट द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नाउ की बात है। तो इसलिए यहाँ पर हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना चाहिए, विच इज़ जो कि है आई हैव बीन वर्किंग। इसलिए यहाँ हम इस ऑप्शन को राइट मानते हैं एंड इस ऑप्शन को हम गलत मानते हैं। और
इसलिए आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 hours नाउ इज द राइट एक्सप्रेशन एंड इसी को हम चूज करते हैं आगे भी यूज करते रहने के लिए इन कंडीशंस में या इस परिस्थिति में। एंड आई डिडंट हैड और आई डिडंट हैव माई ब्रेकफास्ट, तो देखिए यहाँ डिडंट है, यहाँ भी डिडंट है, लेकिन डिडंट के साथ में यहाँ हैड है एंड डिडंट के साथ में यहाँ पर हैव है। हमेशा जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो डिडंट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, जो कि हैड जो है वो सेकंड फॉर्म कह सकते हैं, उसको थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। तो इसलिए ये हमारी सिचुएशन या हमारी नीड को फुलफिल नहीं करता है। एंड डिडंट के साथ हैव जो है यहाँ हैव, ईट और टेक के सेंस में यहाँ पर है, तो फर्स्ट फॉर्म की जगह पर सो हैव हमारी नीड को फुलफिल करता है। सो वी चूज आई डिडंट हैव माई ब्रेकफास्ट मीन्स आई डिडंट टेक माई ब्रेकफास्ट और आई डिडंट ईट माई ब्रेकफास्ट। तो इसलिए इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं एंड वी डिक्लेयर दैट दिस ऑप्शन इज राइट एंड वी शैल फर्दर यूज दिस सेंटेंस इन आवर यूज। Eighth sentence is he has returned or second option is returned from Mumbai last evening. He has returned or returned from Mumbai last evening. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर has returned means present perfect tense हमने यूज़ किया है एंड यहाँ पर हमने past tense यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमने लास्ट इवनिंग, तो लास्ट में जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो पास्ट को इंडिकेट करता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि पास्ट के इंडिकेटर या पास्ट के एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ हमेशा पास्ट की ही वर्ब आती है, कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट की वर्ब नहीं आती है। तो बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डज नॉट कम और प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म डज नॉट कम, तो इसलिए यहाँ सही क्या हो जाएगा, रिटर्न्ड फ्रॉम मुंबई लास्ट इवनिंग। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही रिटर्न्ड फ्रॉम मुंबई लास्ट इवनिंग। इन दिस वे रिटर्न्ड इज द राइट यूज एंड हैज रिटर्न्ड इज नॉट द राइट यूज। तो ही रिटर्न्ड फ्रॉम मुंबई लास्ट इवनिंग, इस तरह से ये सेंटेंस सही हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस इज मेक श्योर you will be or are back by 10. Make sure you will be or are back by 10. तो यहाँ हम देखते हैं कि एक तो ऑप्शन हमारे पास will be है एंड दूसरा are back. Are back is in simple present tense and will be is in simple future tense. तो यहाँ पर देखिए make sure is ये दिस इज द सेंटेंस दैट स्टार्ट्स और इज स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये सेंटेंस यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि यह सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव मूड में है, मीन्स इंस्ट्रक्शन हैज बीन गिवन और इंस्ट्रक्शन इज बीइंग गिवन। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है इस सेंटेंस में, तो इंस्ट्रक्शन वाला इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो इसलिए इंस्ट्रक्शन वाला कहिए या इम्पेरेटिव सेंटेंस जब पहले होता है तो उसके बाद जो सेंटेंस आता है वो सिंपल प्रेजेंट में आता है, मीन्स उसके साथ विल बी शैल बी मीन्स फ्यूचर की बात कभी भी नहीं की जाती है इंस्ट्रक्शंस के साथ या इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ। तो जब भी हम इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं तो इम्पेरेटिव सेंटेंस के साथ हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करना चाहिए एंड विल बी और शैल बी यानी फ्यूचर के वर्ड्स हमको यूज़ नहीं करना चाहिए। सो मेक श्योर यू आर बैक बाय 10. This will be the right sentence. So are back is the right option and will be is not the right option here. Next, our 10th sentence is if you speak, यानी या तो you'll हमको चूज करना है या फिर you हमको चूज करना है। if you'll या फिर you speak politely she'll help you। तो यहाँ पर देखिए this is the clause she'll help you, ये फ्यूचर में है तो ये कंडीशनल सेंटेंस हो जाता है। इसको हम ये इफ से स्टार्ट हो रहा है तो इसको हम इफ क्लॉज कहते हैं एंड इसको हम सेकेंडरी क्लॉज कहते हैं। तो ये जब सेकेंडरी क्लॉज जब फ्यूचर सिंपल फ्यूचर में होती है तब इफ क्लॉज को किस में होना चाहिए, तब इफ क्लॉज को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ 3 ही कंडीशंस में होते हैं, या तो इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होती है या फिर सिंपल पास्ट में होती है या फिर पास्ट परफेक्ट में होती है इफ क्लॉज। तो यहाँ पर चूंकि ये सिंपल फ्यूचर में है तो इसलिए
यहाँ पर यह क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होनी चाहिए एंड देयरफॉर हम यूल का जो सिलेक्शन है उसको हम नहीं एक्सेप्ट करते हैं एंड यू स्पीक इसको हम एक्सेप्ट करते हैं एंड यू स्पीक पोलाइटली शील हेल्प यू, इफ़ यू स्पीक पोलाइटली शील हेल्प यू, इस तरह से ये सेंटेंस हम यहाँ पर लेते हैं। तो इफ़ यू स्पीक पोलाइटली शील हेल्प यू, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। 11th sentence is I'll call you after reaching or I reach the airport। यहाँ पर भी देखिए I'll call you ये फ्यूचर सेंटेंस है और फ्यूचर के साथ अगर आफ्टर कंजंक्शन आया है और आफ्टर के बाद ये जो क्लॉज है ये भी फ्यूचर के लिए, चूंकि ये फ्यूचर के साथ आया है तो इस आफ्टर का मतलब भी फ्यूचर को ही इंडिकेट करना है, यानी फ्यूचर को ही दिखाना है। तो जब आफ्टर के बाद कोई फ्यूचर टेंस दिखाना होता है तो फ्यूचर टेंस दिखाने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर के साथ सिंपल प्रेजेंट और कभी कभी कुछ केसेस में प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज़ की जा सकती है। तो यहाँ पर हम आई विल कॉल यू आफ्टर आई रीच द एयरपोर्ट हम कह सकते हैं और कहना चाहिए, अदरवाइज आई हैव रीच्ड द एयरपोर्ट ये भी कहा जा सकता है, मीन्स दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर हम दोनों में से किसी को भी ले लेते हैं। फिलहाल हमने आई रीच लिखा हुआ है तो आई रीच द एयरपोर्ट इज द राइट ऑप्शन हियर। एंड 12th सेंटेंस में यहाँ पर वाइल और व्हेन द डोर बेल रैंग आई वॉज कुकिंग। तो यहाँ पर आई वॉज कुकिंग इज द लेंथी वर्क, इट इज द वर्क और एक्शन दैट टेक्स टाइम, इट इज़ नॉट द एक्शन दैट हैपन्स इन 1, 2, 3 मिनट्स। या जैसे बीए करना 1 मिनट का काम नहीं है, बीए करने के लिए पूरा 2 साल या 3 साल लगता है। तो इसी तरह से कुकिंग करना एक मतलब साइन करने जैसा नहीं है, या बस जो है कोई गिलास उठाने में जितना टाइम लगता है इतना ऐसा एक्शन नहीं है, वन टाइम एक्शन नहीं है ये, मतलब वन टाइम एक्शन हो सकता है लेकिन लेंथी एक्शन है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्शंस कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ थोड़े से टाइम में हो जाते हैं एंड कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो लेंथी भी होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो वाइल यूज़ किया जाता है तो वाइल हमेशा लेंथी एक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, जबकि व्हेन जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो डोर बेल का बजना है, ये डोर बेल का बजना भी एक छोटे एक्शन की तरफ इशारा करता है एंड कुकिंग जो है एक बड़े एक्शन की ओर इशारा करता है, मीन्स लेंथी एक्शन की ओर इशारा करता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रायोरिटी है वो डोर बेल के लिए दी गई है, व्हेन द डोर बेल रैंग। तो ये छोटा एक्शन मीन्स इट सजेस्ट द पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ये एक्शन हुआ और ख़त्म हो गया। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम हमेशा व्हेन यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हेन यू केम आई वेव्ड यू, when you came I waved you, when your notification came I turned my mobile on, I turned my laptop on, इस तरह से आप करते हैं। तो when जो है किसी पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है, while किसी मतलब if two actions are taking place parallelly, जैसे जब आप खाना पका रहे थे तो खाना पकाने में भी टाइम लगा एंड उस समय मैं गाना गा रहा था, तो गाना गाना भी एक लेंथ ही है। ऐसा नहीं कि बैल की तरह बटन दबाया और गाना हो गया, बस गाना गाना इतना छोटा एक्शन नहीं होता है, लेंथी एक्शन होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम जब आप खाना बना रहे थे, तब मैं गाना गा रहा था, तब हम कहेंगे कि आई वॉज सिंगिंग सॉन्ग वाइल यू वर कुकिंग फूड, आई वॉज सिंगिंग सॉन्ग, या आई वॉज सिंगिंग सॉन्ग वाइल यू वर कुकिंग फूड। तो इस तरह से दो एक्शंस जब पैरेलल चलते हैं, जब आप पढ़ रहे थे तब मैं सो रहा था, तो पढ़ना दैट इज ऑल्सो लेंथी एक्शन एंड सोना भी एक लेंथी एक्शन है। तो वाइल यू वर रीडिंग आई वॉज स्लीपिंग, और आई वॉज स्लीपिंग वाइल यू वर रीडिंग। जब माँ खाना पका रही थी बच्चा खेल रहा था, तो चाइल्ड वॉज प्लेइंग वाइल मदर वॉज कुकिंग फूड। तो इस तरह से व्हेन टू एक्शंस कंटिन्यू पैरेलली तब उसके लिए वाइल यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम वाइल यूज़ न करके व्हेन यूज़ करेंगे, व्हेन शोज द पॉइंट ऑफ द टाइम। इसी तरह से आई डोंट वांट टू लूज और वेस्ट माय टाइम वॉचिंग टीवी। तो यहाँ जो लूज है वो एक्चुअली अच्छा मैंने यहाँ पर ये नहीं लगाया, तो रीचिंग को हम यहाँ क्रॉस करते हैं
एंड आई रीच को हम सही करते हैं, यहाँ व्हेन को हम सही मानते हैं एंड वाइल को हम क्रॉस कर देते हैं। इसके बाद आई डोंट वांट टू लूज़ और वेस्ट माई टाइम वॉचिंग टीवी। तो इसमें भी हम देखते हैं कि लूज़ जो है ये मनी के लिए यूज़ किया जाता है, ये टाइम के लिए यूजुअली यूज़ नहीं किया जाता है। तो इसलिए इसके साथ हमको आई डोंट वांट टू, टाइम जो है वेस्ट किया जाता है, मनी लूज़ की जाती है। तो अगर हम केयरफुल नहीं है तो हम अपनी मनी खो देते हैं, लॉस हो जाता है हमारा मनी का। तो इसलिए आई डोंट वांट टू लूज़ की जगह आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम वॉचिंग टीवी, ये हमको कहना चाहिए। फोर्थ सेंटेंस इज एट व्हाट और व्हाट टाइम आर यू लीविंग। तो कभी भी स्पोकन इंग्लिश में व्हाट के साथ एट नहीं लगाया जाता है, व्हाट टाइम आर यू लीविंग इस तरह से कहा जाता है, तो यहाँ पर एट लगाना गलत है। 15th सेंटेंस वैसे तो यहाँ भी लिखा हुआ है लेकिन ये स्क्रीन पर विजिबल नहीं है परहैप्स, एंड इसलिए मैंने इसको यहाँ पर भी लिख दिया है, इफ़ यू कैन सी इट। यहाँ देखिए, वी ड्रोव वेरी फास्ट एंड रीच्ड होम इन एन आवर और आज टाइम। तो ये आज टाइम वाला सेंटेंस यहाँ ऊपर भी आया था जिसमें हमने कहा था, ये 5 में भी आया था। 5 में हमने कहा था कि फ्यूचर के साथ यहाँ पर इन अ वीक्स टाइम यानी इन डॉट 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 टाइम हम यहाँ लगाते हैं, लेकिन यह जो सेंटेंस है ये फ्यूचर का नहीं है। दिस सेंटेंस इज अबाउट द पास्ट। वी ड्रोव वेरी फास्ट एंड रीच्ड होम इन एन आवर और आज टाइम। तो यहाँ चूंकि फ्यूचर का नहीं है, यह सिर्फ पास्ट का है, तो पास्ट के एक्सपीरियंस या पास्ट के एक्शन के लिए हमको आज टाइम लगाने की टाइम लगाने की आवश्यकता नहीं होती। जस्ट वी नीड टू राइट और स्पीक ओनली आर, केवल इतना ही लिखना काफ़ी होता है, इसके साथ टाइम लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। सो देयरफॉर इन एन आर विल बी द राइट ऑप्शन। वी ड्रोव वेरी फास्ट एंड रीच्ड होम इन एन आर। So these were the 15 sentences for today's video. Correct this sentence before you speak इस प्रोग्राम के लिए, एंड इन sentences को आप यूज़ करें, पढ़ें, समझें, इनको नोट डाउन करें और अपनी तरह से इसको समझने की कोशिश करें। इसके बेस पर कुछ और भी सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें, एंड इसके बाद अगर आप इनको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर नेक्स्ट वीडियो की भी आवश्यकता होगी, एंड आई विल बी गिविंग यू द नेक्स्ट वीडियो इन 2 or 3 days. थैंक यू, बाय बाय।